हरे कृष्णा। देखिए एफएम में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी थी सिंगल अमाउंट की यानी लमसम की, फिर फ्यूचर वैल्यू पढ़ी थी सिंगल अमाउंट की यानी लमसम की, फिर मैंने आपको लास्ट टर्न पे प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाई थी अनइवन अमाउंट की, जिसको मैंने टेबल से भी आपको निकालना सिखाया था कि आप टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कुछ भी बोले वो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में, जिसका फॉर्मूला पता है आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला था उसका, ये जिसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था कि P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कुछ लोग P को P लिखते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट वैल्यू लिख देते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिख देते हैं। तो P मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू PMT इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। आर भी बोल सकते हैं आप, आई लिखेंगे फॉर्मूले में तो भी कुछ गलती नहीं है, आई भी चल जाएगा कि पावर एन अपॉन आर। आर या आई कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन कर लिया था इलस्ट्रेशन 13। अब इसी पे ही कुछ आगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करने जा रहे हैं। तो इन्होंने एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सिखाया है कि आखिर ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है ये कहां कहां प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए हमें पता होनी चाहिए, देखते हैं क्या क्या। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड in variety of context. It is important application. Its important application are as under क्या क्या। सबसे पहला इन्होंने समझाया how much you can borrow for a car। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लिया है। देखिए कल को जब आप बड़े हो जाएंगे, आप बढ़िया जगह जॉब करने लगेंगे, तो आपकी एक अंदर से एक हो सकता है इच्छा हो कि एक गाड़ी खरीद लेते, कार खरीद लेते इंस्टॉलमेंट में। अब जब आप कार खरीदने जाएंगे इंस्टॉलमेंट में तो पहले आप अपनी तरफ से ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हम कितनी इंस्टॉलमेंट हर महीने चुका पाएंगे। आपकी जैसे सैलरी मान लीजिए आपकी लेट्स से 50,000 की सैलरी, तो आपने सोचा यार कि इसमें से गिरी हालत में हम 30-35 हजार रुपए खर्चा कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार की इंस्टॉलमेंट, मान लो 15 हजार की इंस्टॉलमेंट चुका पाएंगे। अब आपने सोचा हम 15 हजार की इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे और कितने साल तक, पूरे जीवन भर तो ये लोन लेना नहीं है, 5 साल 10 साल तक ये हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। तो आज कितना लोन ले लें, आज कितने तक की कार खरीद लें। वैसा तो है नहीं कि आज हम 15 हजार की इंस्टॉलमेंट में ऑडी खरीद के आ जाएंगे, तो होएगा नहीं, फिर तो 15 हजार की इंस्टॉलमेंट में आएगा नहीं और तो उसका टेन्योर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से ये कैलकुलेशन है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो और कितने टेन्योर तक देना चाहते हो, कितने टाइम पीरियड तक देना चाहते हो, तो यहां पे आप ये फॉर्मूला लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब इंस्टॉलमेंट्स जो दोगे वो एक तरीके से एन्युटी की फिगर है, पीएमटी जिसको हम लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितना लोन चल रहा है, रेट वो दिया होगा, टेन्योर टाइम आप कब तक दे रहे हो, तो आज की वैल्यू पूछेगा आज कितना लोन ले ले। तो बहुत सिंपल है, पढ़ के देखते हैं। आफ्टर रिव्यूइंग योर बजट, आपने जब अपनी जेब खंगाली, बजट देखा, यू हैव एसर्टेन दैट you can afford to pay 12,000 rupees per month for 3 years towards a new car। आपने ये देखा कि आप 12,000 रुपए हर महीने अफोर्ड कर सकते हो। काहे के लिए, एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। और कितने साल तक अफोर्ड कर सकते हो, 3 साल तक। हर साल की 12 इंस्टॉलमेंट हुई, क्योंकि महीने का 12,000 दिया है, यानी 3 साल का मतलब हुआ 36 महीने। 3 into 12 36 इंस्टॉलमेंट। जो एन हम लोग लेंगे वो 36 लेंगे, क्योंकि ये पर मंथ हमको इन्होंने ईएमआई दी है। यू कॉल अ फाइनेंस कंपनी, आपने एक फाइनेंस कंपनी, लोन देने वाली कंपनी को फोन किया एंड लर्न दैट, और आपको पता चला कि करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कार फाइनेंस इज 1.5% पर मंथ फॉर 36 मंथ। आपने उस कार लोन देने वाली कंपनी से कहा कि हमें कार खरीदनी है, हमें लोन चाहिए, ब्याज कितना होगा, तो उसने कहा सर 1.5% ब्याज हम लेंगे, और खुद ही महीने का दिया। अगर साल का देते तो हम डिवाइड बाई 12 करते एक महीने का निकालने के लिए, लेकिन इन्होंने महीने का दिया है कि सर 1.5% लेंगे अगर आपको 36 महीने का यानी 3 साल का लोन चाहिए। तो अब पूछ क्या रहे, हाउ मच यू बोरो, आपको कितना बोरो करना चाहिए। तो क्वेश्चन केवल इतना ही है, फिर तो सॉल्यूशन है। तो हम लोग अपना करेंगे, आप भी कॉपी खोल लीजिए, हम लोग अपना कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा, इनका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है।
अपना हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू एन्यूटी की फिगर यानी पीएमटी, कितना हर मंथ पेमेंट करना है, मल्टीप्लाई क्या 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। तो ये मैंने सिंपली अभी केवल फॉर्मूला लिख दिया। अब चलिए फॉर्मूले में जो जो हमको दिया है वो हम पुट करते हैं। हमको 12,000 पर मंथ पे करना है। बताओ ये पी दिया है कि पीएमटी दिया है? पीएमटी, एन्यूटी की फिगर जो हर महीने, तो पीएमटी 12,000 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ये एक लाइन खींच दें, आप लाइन मत खींचना, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चले नेक्स्ट लाइन है 1 अपॉन 1 प्लस आर। अब आर की बात करते बेटा, आर खुद ही इन्होंने 1.5% पर मंथ दिया है, तो डिवाइड बाई 12 नहीं करना है, लेकिन डिवाइड बाई 100 तो करेंगे ना, क्योंकि 1.5% है, तो 1.5 अपॉन 100। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 0.015 की पावर n। बताओ n कितना लें? 36, बिल्कुल सही, 36 भी लिख सकते हैं n, या 3 इंटू 12 भी लिख सकते हैं तो भी 36 हो जाएगा। 3 साल, हर साल का, हर साल में मतलब 12 महीने, 3 इंटू 12 भी लिख देंगे तो भी 36। अपॉन, अभी एक चीज और अपॉन करनी है ना, अपॉन आर फिर से होता है यानी 0.015। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए आप उसी के नीचे लिखते रहे ना, मैं बगल में लिख रहा हूं, ठीक है। P इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन, अब ये देखो ये 1 प्लस 0.015 यानी ये हो जाएगा 1.015 की पावर 36। ये निकाल लें कैलकुलेटर पे एक बार, हम लोग को सबको आती है। यानी क्या निकालना है सर? 1.015 की पावर 36 यानी 1.015, फिर इनटू का साइन दबाएं और इज इक्वल टू दबाते रहें जब तक कैलकुलेटर में क्या ना लिख के चला आए 37। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ है, या आप 1.015 इंटू 1.015 इंटू 1.015 करें 36 बार, वो बड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो क्या करें, 1.015 इंटू और इज इक्वल टू का साइन दबाते जाएं, ऊपर जब 37 लिख करके आ जाए ना, वो जो चेक स्टेप्स लिखते हैं, तो वहां पे आप रुक जाएंगे तो ये पावर आपको मिल जाएगी। ये आप देखेंगे तो ये आपकी 1.70913953953785 आ रही है। तो इसको हम इतना कहां तक लें, 4 5 6 डिजिट कुछ भी ले सकते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई ये कितना हो रहा है 1 पॉइंट, एक बार देखते हैं क्या लिखा है कैलकुलेटर पे, 70913 के बाद 95 है तो 14 कर दें, 5 डिजिट ले लें। देखो इससे ना आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप जितनी कम डिजिट लेंगे और जितनी बढ़ाते जाएंगे डिजिट, फर्क तो आएगा ना, चेंज अप्रोक्सीमेशन का एरर आएगा। तो मैं चलिए कौन सा पूरा ले पाएंगे हम, तो 5 डिजिट तक ले लिया ताकि कम अप्रोक्सीमेशन एरर हो। तो 1.70913 मेरे कैलकुलेटर में था, बट 3 के बाद 9 था मेरे कैलकुलेटर में, इसलिए 3 की जगह हमने 4 लिया है, ठीक है। फिर मैंने इसको डिवाइड करना है, और सर किससे डिवाइड करना है? डिवाइड तो बेटा वही पूरे का डिवाइड जो है, पूरे का भी कह लो या केवल इतने का भी कह लोगे, एक ही बात, आप केवल इतने का भी लिखोगे तो एक ही बात है, 0.015। ओके, तो P इज इक्वल टू 12,000 इंटू, चलो अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.70914, ये हुआ 0.585। इसमें से 1 माइनस ये करना है तो मैं कर ही देता हूं, ये ऊपर वाला आया 1 माइनस करके 0.4149, फिर डिवाइड भी करते हैं 0.015 से, 27.66 समथिंग आ रहा है, यही आ रहा है आपके में भी। तो इसको एक काम करते हैं, 27.66, अगर आपको इसको भी 5 डिजिट तक लेना है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। 660 1 2 3 और 69, ये है ना, 1 2 3 4 5। सर जरूरी 5 तक लें? डेसिमल के बाद 2 भी ले सकते हैं बेटा, 2 3 जो मन है आपका।
ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेंगे 27.66069। याद रखना कभी भी बुक से जो आंसर है वो एग्जैक्ट मत मिलाना। एग्जैक्ट मिलाने का मतलब ये है कि क्योंकि इन्होंने ना जो सॉल्व किया होता है ये कई बार एक्सेल पे सॉल्व करते हैं, तो एक्सेल पे पूरी डिजिट्स लेकर के सॉल्व कर देते हैं, तो क्या कभी और ज्यादा राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, आंसर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज आ रहा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का एरर हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा जरा, यानी 12,000 इंटू 27.66069 ये हो रहा है 331928 पॉइंट समथिंग। अब आप यहां पे डेसिमल को राउंड ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए डेसिमल को, क्योंकि अब लाखों में बातें हो रही है। दैट इज 3,31,928। बताओ आपका आ रहा है यस और नो? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप बुक का आंसर मिलाएंगे तो देखो बुक वालों ने क्या कर दिया, बुक वालों ने हमारा जो ये फिगर आई थी, आप देखो 27.66 आई थी ना कैलकुलेट करके, इन्होंने इसमें यहां पे 27.7 ले ली, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट उठा ली, तो 6 थी, तो 6 को के बाद 6 था तो उसको 7 कर दिया। जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेशन इनका एरर ज्यादा है, तो इनका आ रहा है 332400, हमारा आ रहा है 331928। क्या सर दोनों आंसर सही है? दोनों सही है। इतना गैप सर चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा बेटा। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स में कोई गलती नहीं है, हमारे कैलकुलेशंस में कोई गलती नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। मतलब अगर आज आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और जहां पे आप सोच रहे हैं कि आपको केवल 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी पड़े अगले 36 महीने तक 1.5% ब्याज पे, तो केवल 3,31,000 समथिंग की गाड़ी खरीदिएगा, इससे ज्यादा की गाड़ी मत खरीदिएगा, नहीं इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। इसमें ऑल्टो टाइप पता नहीं आ पाएगी कि नहीं, आजकल तो वो भी महंगी हो गई है, ऑल्टो बंद करके इन्होंने कोई और नाम कर दिया। खैर, क्लियर है ये? पक्का? ये जो पोर्शन होता है ना फॉर्मूले में, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, ये नोट कर लो पहले, फिर सिखाता हूं। पहले सभी लोग नोट कर लो, कोई कर रहा हो तो। अब जो लोग कह रहे थे हमारा आंसर नहीं मैच कर रहे, तो उनका यही आ रहा था। हाँ तो मैच कर रहा है आपका, आप टेंशन, मतलब एग्जैक्ट हमें थोड़ी ना मैच करना है बुक से। हाँ क्या? हाँ, आपने डेसिमल के बाद 3 ली तो भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये हमने निकाला। अच्छा, ये आप कह रही ना कि सर ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 0.015 की पावर 36, इसमें आपने 1 प्लस नहीं किया, ये कह रही ना, हमने कर दिया, हमने बस उसके स्टेप नहीं लिखे, एक स्टेप स्किप कर गए कि कितने लंबा करें, हमने किया कैलकुलेटर में, हमने मतलब इसको प्लस किया तो आया 1.015, इसी की पावर 36 निकाली हमने। 1.015 की पावर 36 जब हमने निकाली ना, तो हमको ये मिला, ये आया 1.70914, हमने प्लस किया है। ठीक है, हाँ जी। आपका आंसर कितना रहा, मैं लिख रहा हूं 331925, चलेगा, बिल्कुल सही, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस? ओल्ड सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे क्या करें कि जब भी कोई भी, जैसे ये आंसर आपने निकाला, अब 4 ऑप्शन जो आपके पास होंगे उसमें जो सबसे नजदीक ऑप्शन हो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। सबसे नजदीक समझ गए ना, उसके नियरेस्ट जो सबसे हो, तो वो ऑप्शंस ऐसे नहीं देगा आपको कि जैसे एक दे दिया उसने 331925, एक दे दिया 331926, ऐसा खेल नहीं खेलेगा आपके साथ। उसको बेसिकली कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हमसे आना पाई की लड़ाई नहीं कर रहा वहां पे, तो हम नियरेस्ट देख लेंगे। और जो न्यू सिलेबस वाले हैं वो तो अपना पूरा कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे और नीचे जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, और बताओ। तो ये अगर आपका आ रहा है कोई टेंशन नहीं, सब सही है, नोटेड है, सबने नोट कर लिया है। अब देखो एक चीज आपको सिखाता हूं, फॉर्मूले में बेटा ना, ये जो पोर्शन होता है, ये इतना, ये कितना पोर्शन कह रहा हूं मैं, जिस पे मैंने रेड से सर्किल लगाया, यानी अगर ऊपर लेके चलूं आपको, ऊपर भी फॉर्मूला था ना, एक बार ऊपर लेके चलूं, ये
ये जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को हम लोग PVIFA भी बोलते हैं। मतलब हम लोग इस पोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू PMT इंटू PVIFA। सर ये क्या बड़ा सारा लिख दिया। इस पूरे पोर्शन को ये भी बोला जाता है। PVIFA का फुल फॉर्म होता है PV मींस प्रेजेंट वैल्यू, I मींस इंटरेस्ट, F मींस फैक्टर, और A लगा दिया तो हो गया एन्युटी। केवल अगर इतना होता है तो ये कहलाता है PVIF। जो पीछे आपने जब लास्ट टर्म पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन इवन सीरीज का आपने किया था, तो वो जो आप निकाल रहे थे ना कैलकुलेटर पे, वो PVIF निकल रहा था। लेकिन ये PVIF नहीं है, ये क्या है, PVIFA। तो इसको ये भी हम लोग बोल सकते हैं PVIFA। लिख लो, आप भी लिख लो, लिख लो वहीं जहां फॉर्मूला लिखा है बुक में, वहीं पे आप ये भी लिख लो कि इज इक्वल टू ये भी फॉर्मूला और ये भी बोल सकते हैं। सर ये क्यों सिखा रहे हो? ये इसलिए सिखा रहे हैं, कई बार ना इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, आपके लिए चीजें आसान बना सकता है। हो सकता है वो आपको PVIFA दे दे, वो बता दे कि इतना PVIFA है, तो आपको बस PMT में वो मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब क्या चीज दे दे, मैं आपको बताऊं क्या चीज दे दे। जैसे अपन ने ये निकाला था ना, ये चीज दे दे, हो सकता है एग्जाम में ये है PVIFA 27.66 या हो सकता है 27.70, जो दे देगा बस हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा हो सकता है बच्चा, और नहीं देता तो हमारे पास तो पूरा फॉर्मूला भी है, तो इसको हम PVIFA भी बोलते हैं। या अगर आप इसमें और थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम PVIFA और नीचे R, N। R, N मतलब R मींस एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, N मींस एक सर्टेन टाइम के लिए। R, N, छोटा r, छोटा n नीचे लिखा है, PVIFA के नीचे आपको दिख रहा है ना। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? हाँ बेटा। कौन सा? ये ऊपर वाला? नीचे वाला? ये नीचे वाला ये है कि ये जो वैल्यू निकलती है ना, ये जैसे अपन ने निकाली थी ना अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 26.60 जो भी निकाली थी, इस पूरी वैल्यू को ये बोलते हैं PVIFA। तो हो सकता है कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे, मान लो यही सेम क्वेश्चन वो दे, ये वाला क्वेश्चन मान लेते हैं जो भी अपने ने कार वाला किया, और वो कह दे कि जैसे ये कार वाला क्वेश्चन किया अपने ने, इसमें ऐसे कह दे कि PVIFA ब्रैकेट में कह दे PVIFA और R इंटू एन, R ले ले वो 1.5 n दे दे 36 इज इक्वल टू, बता दे क्वेश्चन में कि इज इक्वल टू होता है 27.70 दे दे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली 12,000 रुपए को बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में। वो मैंने सिखा दिया कि कुछ बार दे सकता है, नहीं भी देगा तो आपके नहीं देने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलें। अच्छा, ये सॉल्व करने में तो आप नहीं अटकोगे ना कहीं पे, सॉल्व तो आप कर लोगे ना, अगर करना पड़ा। ये जो सॉल्यूशन इस समय हमने कराया था, ये सॉल्व कर लोगे ना, जो दिख रहा है मैंने जो पेन से किया हुआ है, कर लोगे ना पक्का? मेरे पास एक शॉर्टकट और भी है, अगर आप कहो तो मैं बता दूं, और अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो रहने देता हूं। है? क्या फायदा है, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो घर पे, फायदा क्या है? बता दें। ये तो नोट कर लिया है ना आपने, ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना, ये क्या निकाली है देखिए 27.66069। अब ये कैसे निकली, पहले आपने ये पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है ना। अपन ये वैल्यू ना कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक तो ऐसे भी अलाउड नहीं है। कैसे कर सकते हैं आपको समझा देता हूं। जैसे रेट कितना परसेंट था, यहां पे हमको रेट बता देना,
1.5% था, 1.5%, 1.5%, या आप उसको 0.015 कुछ बोले, 1.5% होता है, 1.5%। और टाइम कितना था? 36। बस केवल इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की मदद से मैं आपको कैलकुलेटर पे ये फिगर सॉल्व करना सिखा सकता हूं। तो मैं सिखा देता हूं आपको, लिख के सिखा देता हूं। देखिए 1.5% है, और आप सभी को पता है 1.5% का मतलब 1.5 अपॉन 100 होता है, यानी 1.5 अपॉन 100 का मतलब होता है 0.015 प्लस 1 कर दें इसमें जो भी आई है 1.015। अब कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में लिखें, जो मैं ब्लू पेन से लिखने वाला हूं, 1 डिवाइड बाई 1.015। लिखा 1 डिवाइड बाई 0.15। सर यही तो आपने लास्ट टर्म पे जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सिखाया था, यही किया था बिल्कुल। बस उसमें और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है, अभी तक तो सेम है। फिर अब क्या करने वाले हैं हम, कैलकुलेटर में जैसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.015, और फिर हम इज इक्वल टू दबाएंगे 36 टाइम्स। करिए जरा, 1 डिवाइड बाई 1.015, फिर इज इक्वल टू दबाते जाओ 36 बार। गिन के दबाना, ना एक कम ना एक ज्यादा। है? हाँ तो फिर दोबारा करो, अगर ज्यादा हो गया तो दोबारा करिए। 0.5850 के लमसम पे आ रहा होगा ना। अब रुक जाना, अब जीटी दबा दो, कितनी वैल्यू आई? निकल आई वही वैल्यू, यही कहलाता है पीवीआईएफए। जब जीटी कर देते हैं तो वो ए बन जाता है, न्यूटी टोटल बन जाता है। आई नहीं आई? जिनकी नहीं आई कोई बात नहीं बेटा, उनके लिए ये तो है ही ना, टेंशन आप बिल्कुल ना लो। ये है ना आपके लिए, ये करो, आप पूरा सॉल्व करो, किसी ने मना थोड़ी ना किया आपको। मैंने तो ये सिखा दिया कि ये वैल्यू अपन कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते। देखिए यही वैल्यू आई। हाँ, जीटी नहीं है तो एक जीटी वाला कैलकुलेटर ले लो, अगर आपको ये करना है तो एक जीटी वाला ले लो, या लटा देना, ये किसी को दान कर देना, वो ले लेना। और अगर आपको इससे कंफर्टेबल है तो मतलब चॉइस इज योर्स। अच्छा, अगर इज इक्वल टू गिनने ना पड़े, ये भी समझा दूं, गिनने ना पड़े तो जैसे 36 बार इज इक्वल टू, आपको 36 बार चाहिए तो ऊपर 38 दो ज्यादा लिख के आए, पावर में एक ज्यादा होता है और डिवाइड में दो ज्यादा, 38 लिख के आए तो यानी 36 बार अपने आप इज इक्वल टू हो गया। मतलब एक बार फिर से कर रहे हैं, 1 डिवाइड बाई 1.015। देखिए ये सब मैं सिखाता हूं, बट सब्जेक्ट टू कि आप होमवर्क करके आएंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। अब होमवर्क ही नहीं करके आ रहे, आप बेसिक्स पे ही नहीं जा रहे हो, तो ये तो मैं आपको महान चीजें सिखा रहा हूं, आप बेट कर लो कोई नहीं सिखाता होगा, क्योंकि ये सब किसी बुक्स में नहीं है। ये सब कड़ी तपस्या के बाद आप देख रहे हैं, ये बाल मैंने धूप में काले नहीं किए, ना डाई से काले किए, ये पढ़ पढ़ के काले हो गए, और दिमाग जलता होगा, काले हो गए। तो ये कड़ी तपस्या के बाद आता है। तो मैं लेकिन आपको सब सिखा देता हूं, हमें अपने पास रख के क्या करना है, आपको सब आना चाहिए। हाँ, जीटी होता है ग्रैंड टोटल, जितनी भी चीजें इज इक्वल टू में होती है ना, उन सबका टोटल कर देता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। जो काम ये जो मेमोरी वाले होते हैं ना, ये जो ये किया करते थे, अब वो जीटी ने जगह ले ली है। तो ये थोड़ा एक्टिक टास्क होता था, बार बार ये दबाओ, बार बार वो करो। तो इज इक्वल टू में क्या होता है, वो मेमोरी में सेव हो जाता है, जितनी चीजें इज इक्वल टू में होंगी उन सबका टोटल करके वो आपको दे देगा कैलकुलेटर। ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपको इज इक्वल टू 36 बार ना गिनने हो तो एक बार और समझा रहा हूं, 1 डिवाइड बाई 1.015, 1 डिवाइड बाई 1.015 और इज इक्वल टू दबाते जाना, जब ऊपर 38 लिख के आ जाए तो रुक जाना। इज इक्वल टू दबाते जाना, जब ऊपर 38 लिख के आ जाए तो रुक जाना। यानी 36 चाहिए आपको तो दो ज्यादा चाहिए, यहां पे 38 लिख के आ जाए तो आप रुक जाइएगा और फिर जीटी कर दीजिएगा। 38 जब लिख के आ जाए उसके बाद जीटी कर दीजिएगा,
आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई? तो अब ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं। दोनों कैसे फायदा उठा सकते हैं? फॉर्मूला आप यही रखिए याद अपने दिमाग में, ठीक है ना। उसके बाद ओल्ड सिलेबस वाले क्या कर सकते हैं, जो भी रेट जो भी दिया हो आपको और टाइम दिया हो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और पीएमटी में क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट भाई, हमने जब कैलकुलेटर में आया हमारे 26.6666 इतना भी आ रहा है, इंटू हम 12,000 कर दें, हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 331928। ये एग्जैक्ट है, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, ठीक। और न्यू सिलेबस वाले क्या करें, न्यू सिलेबस वालों को थोड़ा प्रेजेंटेशन करनी होगी। आप क्या करना, देखो आप करना क्या, आप ये स्टेप लिखना, आप ये भी लिखना पूरी, ये भी लिखना, जितना मैंने लिखा सब लिखना, और चौथी फिगर में उसको क्या पता आपने सॉल्व किया है कि कैलकुलेटर में किया है, बल्कि अगर उसको पता चल जाए कैलकुलेटर में किया, वो और बधाई देने आएगा, हमको भी सिखा दो क्या किया, फिर निकाल देना। अब आप इससे बच गए ना, नहीं समझे? या आप चाहो तो इतना लिख के फिर ये स्टेप कर देना, अगर टाइम गवारा ना कर रहा हो तो वो भी ना लिखना, ना निकालना पावर 36, छोड़ो, अब इज इक्वल टू कर देना। हम सब सिखा दे रहे हैं आपको, सब्जेक्ट तो आप कितना रिटेन कर पाए, इसीलिए मैं पूछ लेता हूं कि मैं सिखाऊं कि ना सिखाऊं। मेरे पास बहुत कुछ है, अभी भी मेरे पास कुछ है, अब पता नहीं क्या है और क्या बताए, सब कुछ थोड़ी ना बताया जाता है। अगर सही लगेगी, आपकी परफॉर्मेंस लगेगी तो बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया? ये नोट कर लो, ये पीवीआईएफए निकालने का तरीका है, सिंपल सा बिल्कुल। भाई कैलकुलेटर अलाउड है, लेके सब जाते हैं, यूज करना बहुत कम को आता है, होता सबके पास है रिसोर्सेस, उस चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कैलकुलेटर के अंदर कितनी चीजें हैं, कभी आपने उसको यूज ही नहीं किया। वो वाला 12 टाइम्स अंडर रूट से तो वो हम लोग डर्टी पावर्स निकाल लेते, तो वो तो डर्टी पावर्स का जो हमने तरीका बताया था आपको कि ये करो फिर ये करो, उसका वही तरीका है, ठीक है। डर्टी पावर से याद आ गया ना, वो 1/3 पावर या 1/10, वो चले आगे, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ बताइए। अनइवन सीरीज का मैंने कोई शॉर्टकट कहां बताया आपको? मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू दबा, इतना मत सीखो, आप बाउंस हो जाएगा आपके नेगेटिव माइन, जब आप नेगेटिव हो ना, तो जब मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू से पहले माइनस इज इक्वल टू कर देना, तो अपने आप नेगेटिव साइन ले लेगा कैलकुलेटर। किसी चीज को अगर नेगेटिव डालना है ना इज इक्वल टू में, मान लो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और आपको इज इक्वल टू में -8 डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 इंटू 4 माइनस इज इक्वल टू -8, जब ग्रैंड टोटल होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा वो। बट इतना मत सीखो कि आपके बाउंस हो जाए। अपन ने बहुत रातें काली करी बेटा यहां तक पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत करी। चलो भाई, इसी का और देखते हैं कैसे एप्लीकेशन हो सकता है, कहां पे हो सकता है, और क्या आता है। पीरियड ऑफ लोन एमोटाइजेशन, ओहो पीरियड ऑफ लोन एमोटाइजेशन क्या मतलब है सर इसका, पीरियड ऑफ लोन एमोटाइजेशन का? चलो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पे हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि सपोज करो हमने एक लोन लिया, किसी भी चीज का हमने एक सर्टेन अमाउंट का लोन लिया, और हमने बैंक से कहा कि बैंक आप ब्याज बता दो। बैंक ने हमको ब्याज, मान लो हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने हमसे कहा कि सर 10% का ब्याज लगेगा। हमने कहा ठीक। हमने कहा सर इंस्टॉलमेंट ना हम हर साल आपको 2-2 लाख रुपए दे देंगे, हमारे पास पैसा बहुत है, हर साल 2-2 लाख दे देंगे ताकि जल्दी लोन चुकता हो जाए। तो अगर 10 लाख का लोन ले रहे हैं, हर साल 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में लोन चुकता होगा? 5 साल में? नहीं, 5 से ज्यादा लगेंगे, ब्याज भी तो है ना, 5 से ज्यादा।
तो वो पीरियड कितना होगा वो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो पीरियड मींस पी आपको दिया होगा, पीएमटी आपको दिया होगा, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, और क्या निकालना होगा, एन। फॉर्मूला सेम लगा के हम निकाल सकते हैं। पहले पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। यू वांट टू बोरो, कितने रुपए लिखे हैं ये, 10,80,000। ठीक है, क्यों खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, टू बाई अ फ्लैट, फ्लैट खरीदना है, ठीक है खरीद लो। यू अप्रोच अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच चार्जेस 12.5% इंटरेस्ट, यानी आपको 10,80,000 रुपए का एक लोन चाहिए। आपने एक फाइनेंस कंपनी से कहा कि सर हमको लोन दे दो, उसने कहा सर हम आपसे 12.5% ब्याज लेंगे। आपने कहा ठीक है। यू कैन पे 1,80,000 पर ईयर टूवर्ड्स लोन एमोर्टाइजेशन, आप हर साल कितना चुकाएंगे, 1,80,000 रुपए। अब जरा समझिए, ये जो 10,80,000 है, 10,80,000, ये फॉर्मूले में सोचो क्या है, पी है कि पीएमटी है, पी है, टोटल अमाउंट जो है वो पी है, और हर बार जितना चुका रहे हो 1,80,000, ये क्या है फॉर्मूले में, पीएमटी है। आर भी दिया है आपको, कितना दिया है, 12.5%। एन पूछेगा तो बस फॉर्मूला लगा देंगे। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द लोन। तो क्वेश्चन इतना ही है, बाकी तो सॉल्यूशन है। चलिए अपना करते हैं हम लोग, अपना खुद का सॉल्व करते हैं। इतना क्वेश्चन है हमारे पास, खुद का सॉल्व करेंगे फिर आंसर मिला लेंगे। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, P इज इक्वल टू पीएमटी। देखिए अब मैं आपने अगर देखा हो तो मैं बार बार जानबूझ के फॉर्मूला लिखता हूं ताकि याद हो जाए। तो वो मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लिख रहा होता हूं, आप भी ताकि बार बार फॉर्मूला लिखो, जल्दी जल्दी याद होएगा उससे। पीएमटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन अपॉन आर, ठीक है, जिसमें P पता है 10,80,000 है, इज इक्वल टू पीएमटी भी पता है 1,80,000 है जी, मल्टीप्लाई में कहें तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। अब आर रुकिए, आर 12.5% है साल का, और आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी ये भी पर ईयर देनी है। तो वेरी गुड, 12.5% मतलब 12.5 अपॉन 100, 0.125 की पावर एन, एन ही तो निकालना है, तो पावर एन अपॉन फिर आर यानी 0.125। बस इसको सॉल्व करना है बेटा अपने को, ठीक है, ये लिख लो। फिर सॉल्व भी चलो मैं करा देता हूं, यानी इसको सॉल्व करके अपन एन निकालने की कोशिश करेंगे कि एन कितना होना चाहिए। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं, हाँ या नहीं, जो कर लेंगे वो करें, और जो नहीं कर पाएंगे वो एक बार देख लें, एक बार सीख लें, ठीक है। जिनको लग रहा है कि मुश्किल है थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। आइए, यहां तक नोट सभी ने कर लिया है ना, ये दोनों स्टेप्स नोट कर लिए, दोनों चीजें, पहले फॉर्मूला और फिर ये। आओ अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ये 10,80,000 है, और राइट हैंड साइड कितना है, 1,80,000, और मल्टीप्लाई में 1,80,000 को अगर हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो 10,80,000 डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड भाई। तो चलो मैं लिख रहा हूं ऐसे, 10,80,000 सॉल्व करा रहा हूं अपॉन 1,80,000 इज इक्वल टू 1 माइनस, बाकी तो वही लिख रहा हूं, 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो इसको प्लस भी कर दूं, 1 प्लस 0.125 कितना होता है, 1.125 की पावर एन, और अपॉन 0.125। नोट करिएगा, अगर इतना तो बताइएगा, आगे करें, डिवाइड करी दे इसको, क्या 10,80,000 डिवाइड बाई 1,80,000 कितना 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.125 की पावर n अपॉन 0.125।
है, ठीक है। अब देखो ये जो 0.125 है ये वाला, ये इधर चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पता है आपको। तो यानी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके लिख दो कि पहले एक स्टेप लिखो, 6 मल्टीप्लाई पूरा लिखो, कर देना कैलकुलेटर में। 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू 0.125, 6 इंटू 0.125 होता है 0.75, यानी अगली स्टेप हो जाएगी 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.25 की पावर n। नीचे वाला चला गया ना 0.125 से ही वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नोट करते जाना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब क्या करें, अगली स्टेप क्या हो सकती है हमारी, नोट कर लिए था। अगली स्टेप ये माइनस ये जो 1/125 की पावर n है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/1.25 की पावर n। प्लस कैसे हो गया आप समझ रहे हो ना, माइनस था लेफ्ट हैंड साइड गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1 जो ये वाला है, ये वाला 1 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और 0.75 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है जी 11 ईयर समथिंग। एक बार निकाल लेते हैं फिर चेक करते हैं ना कितना आ रहा है। ये आ रहा है सबका, यहां तक तो कुछ किया नहीं। हाँ हमने 1.25 लिख दिया, अरे गलती होगी सॉरी, यहां पे बता दिया करो, ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार हमसे भी, हम भी इंसान हैं, बता दिया करो, लेकिन आप लोग करेक्ट कर दिया करो, है कि नहीं। तो ये 1.125 था ना, हाँ थैंक यू, ठीक, अब ठीक है ना, ओके। माइनस करो जरा इसको, 1/1.125 की पावर n, और ये अगर इधर राइट हैंड साइड में 1 माइनस 0.75 करेंगे तो कितना बचेगा, 0.25। अगली स्टेप क्या होगी, अगली आप उसी के नीचे लिखते जाना। चलो आपने नोट कर लिया ये, चलो अगली स्टेप क्या होगी बताओ। ये 1.125 को इधर ले जाएं की पावर n को, और 0.25 को नीचे ले आए, चलेगा। मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप बताना ये चीज को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.25 इज इक्वल टू 1.125 की पावर n। वो 0.25 नीचे ले आए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसको ऊपर भगा दिया। सच बताऊं तो इसमें तो एफ एम नहीं है, ये फॉर्मूला जब ऐसे लिख दिया उसके बाद जो सॉल्व करवा रहा हूं वो मैथ्स का पार्ट हो गया, वो बचपन का पार्ट हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई और ये। चलो 1 डिवाइड बाई 0.25 करो जरा कैलकुलेटर में आप, 1 डिवाइड बाई 0.25 4, दैट मींस ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1.125 की पावर n, या फिर अगर ऐसे आपको कम समझ आता तो ऐसे लिख लो 1.125 की पावर n इज इक्वल टू 4। उसी चीज को मैंने इधर उधर करके लिख दिया। सॉल्व क्या करना है अपने को, यहां पे n निकालना है। यहां तक तो मैं आपको ले आया कि 1.125 की पावर n इज इक्वल टू 4। अब ये कैसे निकालें कि 1.125 की कितनी पावर 4 होती है, तो उसका सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं कोई बच्चा, क्या करे, मल्टीप्लाई पावर निकालते जाएं और कैलकुलेटर पे एक नजर स्क्रीन पे रखें, जहां पे 4 या 4 के लमसम भी आ जाए 3.99 या 4.01 समथिंग, वहां रुक जाए, अप्रॉक्स उतना आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो क्या करें, 1 पॉइंट कैलकुलेटर में लिख रहे हैं 1.125 मल्टीप्लाई का साइन दबाया, फिर इज इक्वल टू पावर कर रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू दबाते जाना, और जैसे ही 4 या 4 के बराबर कुछ हो जाए तो आप रुक जाना है। हाँ 4 के बराबर जो आ रहा है वो 4.109 समथिंग ऐसा आ रहा है, और ऊपर लिखा है 13, बट आपको पता है ऊपर 13 लिखा है तो ये पावर जो है वो 12 है। यानी अब आप ऐसा कर सकते हो कि n जो होगा वो अप्रोक्स 12 होगा, 12 इयर्स अप्रोक्स, बस सॉल्व हो गया एग्जाम में। या तो हमको ये वैल्यू दे वो कि 1.125 की कितनी पावर 4 होती है, और नहीं दे रहा तो या तो लॉग टेबल दे, वो देता नहीं जल्दी, तो अपन क्या करें, अपन इसको ऐसे सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट का आंसर निकाल दें। 12 इयर्स पे आप देख रहे हैं 4.10 आ रहा है, तो एक्चुअल में वो 11 साल और कुछ महीने होंगे, मे बी वो 8 9 10 11 जो भी महीने होंगे
12 से भी थोड़ा कम होगा, बट आप 12 साल अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, आप पूरा ये कैलकुलेशन का पार्ट दिखाएंगे, आपका चल जाएगा। और जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो ऑप्शंस देख लेंगे कि 11 साल कुछ महीने का कौन सा ऑप्शन है। सारे ऑप्शन 11 साल कुछ महीने के नहीं होंगे, कुछ ही ऑप्शंस होंगे, एक ही आधा ऑप्शन होगा, तो वो आप देख के कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा तरीका था। ठीक है, आंसर मैच कर लें एक बार। ये देखिए आप, यू कैन परहैप्स रिक्वेस्ट फॉर अ मैच्योरिटी ऑफ, अब इन्होंने देखो ये इन्होंने भी यही किया है, यहां तक तो हम लोग भी पहुंचे ना 1.125 की पावर n इज इक्वल टू 4। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो वैल्यू ये लॉग यूज करके करा, लॉग टेबल से, लॉग टेबल की मदद लेके कि ये इतनी वैल्यू होती है इतनी, बट ये लॉग टेबल की मदद हमको आपने ना क्वेश्चन भी दी ना टेबल प्रोवाइड करेंगे, तो हम बच्चों को ये कहां से सिखा दें, तो लॉग टेबल दो तो हम सिखा दें। उसके बाद इनका 11.76, फिर इनका अप्रॉक्स 12, तो हम क्या सिखा रहे हैं आपको, हमें तो क्वेश्चन कराना है आपको, तो हमने क्या सिखाया कि यहां तक करना, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे करना, तो आपको 12 साल अपने आप ही मिल जाएंगे, खत्म। चलें आगे। और हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी कई दिक्कत आ जाती हैं। कह रहे हैं यहां पे जब आपने ये वाला किया था, ये कह रही है ना, तो कह रही सर जब आपने 36 की पावर निकाली थी, ये है ना, ये वाली फिगर, तो आपने ये निकालने के लिए कैलकुलेटर में 38 किया था। मैंने बिल्कुल 38 नहीं किया था, मैंने 37 ही किया था। 38 तो मैंने ये सिखाया था आपको कि जब इज इक्वल टू करते हैं तो कैलकुलेटर एक ज्यादा उठा लेता है, तो आप 38 बिल्कुल भूल जाए, ये बिल्कुल भूल जाए आप। हमने बिल्कुल 38 कहीं नहीं किया, हमने पावर निकालने के लिए यही किया था, 1.015 की पावर 36 निकालने के लिए, जब कैलकुलेटर में 1.015 इंटू इज इक्वल टू दबा दबा करके जब 37 आ जाए। और अगर आपको इस पे भी भरोसा कम है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप 1.015 मल्टीप्लाई 1.015 मल्टीप्लाई 1.015 मल्टीप्लाई 1.015 केवल 36 टाइम्स कर ले, और आपको जो आंसर मिलेगा बिल्कुल आपको विश्वास वाला आंसर मिल जाएगा टेस्ट के साथ। ठीक है ना जी, हो गया। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आप ना जो सॉल्यूशंस कर करके कॉपी बना लो बढ़िया से, वहां पे आए तो कॉपी ले जाना कि प्लीज रेफर कॉपी हियर बाय एनेक्स्ड, पेज नंबर इतना, कॉपी एनेक्स्ट कराना, अटैच कराना, क्योंकि दोबारा अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे तुम लोग तो कर नहीं पाओगे, दोबारा घर पे जब करोगे तब एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तब भी नहीं, 2-4 बार करना पड़ेगा घर पे, एक बार में नहीं होगा घर पे। और कहां यूज हो सकता है, अच्छा अभी तो यही चल रहा है ना, अपने का कितना आया था ये 12 ईयर्स, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद इन्होंने ये पीरियड बताया, पीरियड मतलब टाइम अपने ने निकालना, इससे सीखा। अब क्या सिखा रहे हैं सर, और कहां यूज हो सकता है, डिटरमाइनिंग लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ओहो, बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं। देखो क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको समझाऊं। आपने अगर एक सर्टेन अमाउंट का लोन लिया, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक सर्टेन टाइम के लिए, तो आप एन्यूटी पीएमटी निकाल सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हो। मान लो आपने आज 1 करोड़ का लोन उठाया 10% ब्याज पे अगले 15 साल के लिए, तो 1 करोड़ का जो लोन उठाया वो पी है फॉर्मूले में, इंस्टॉलमेंट्स पूछ रहा है अगर तो पीएमटी पूछ रहा है, और रेट आपको दे देगा वो 10%, टाइम दे दिया 15 साल, तो आप इंस्टॉलमेंट्स निकाल सकते हो। वही यहां पे सिखाई इस क्वेश्चन में, कुछ और नहीं सिखाया है। मैं क्वेश्चन कराता हूं, पहले यहां से कहां से क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये करा रहे हैं, फिर ऊपर पढ़ लेंगे, ये पढ़ना यहां से। सपोज अ फर्म बोरोज, कितने रुपए लिखे हैं ये, 10 लाख रुपीज लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपीज बोरो करे एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, and the loan is to be repaid in 5 equal installments payable at the end of each of the next 5 years. The annual installment payment is obtained by solving following equation। नहीं हम बस यहां तक जा रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट हमें निकालना है, आंसर हम इनका नहीं चेक करते कभी भी, ये हम अपना पहले करेंगे। यानी हमारे पास इतना डेटा है, क्या आप कर पाएंगे, इजी है, वही फॉर्मूला लगाइए, उसी फॉर्मूले में पीएमटी निकालना है, करिए।
अभी करिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैं लिख दूं फॉर्मूला आप जो लगा रहे हैं, P इज इक्वल टू PMT मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर n अपॉन R, जिसमें वैल्यूज आप पुट कर लोगे। P में कितना लिखना, P में लिखना 10 लाख इज इक्वल टू PMT निकालना है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट कितने परसेंट दिया, परसेंट, रेट, रेट ब्याज, ये इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, 15 मतलब 0.15 होता है, 15 अपॉन 100 यानी 0.15 की पावर 0.15 की पावर बताओ कितनी, n, मतलब n कितने टाइम है, टाइम 5 इयर्स अपॉन r यानी 0.15। बेटा इसको सॉल्व करो ना, कर पाओगे अब आप सॉल्व, आप शॉर्टकट वॉटकट के चक्कर में ना पड़ो, आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है ना, जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो वो करो, पूरा सॉल्व करो, आंसर सही होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट प्लस आंसर सही होने चाहिए। लिख लिख करके सॉल्व करिए, जो जो वैल्यू आती जाए सॉल्व करिए, फिर पीएमटी आ जाएगा, पहले वो वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, फिर पीएमटी के लिए 10 लाख डिवाइड बाई वो जो पूरी वैल्यू आ जाएगी उससे हो जाएगा एक बार में। डन हो गया, आंसर आ गया। पीएमटी कितना है आपका, इनका देखो ये आ रहा है 2, इन्होंने जो आंसर दिया बुक वालों ने, अभी हमने नहीं निकाला क्योंकि ये आ रहा है इनका 298312, आपका इसी के लमसम आ रहा है 315, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 क्या 100-200 रुपए का भी डिफरेंस हो चल जाएगा। ये तो सब लोग सॉल्व कर लोगे ना, 1 प्लस 0.15 की पावर 5, फिर 1 डिवाइड करके 1 माइनस करके, जो ऐसे भी मतलब कर लोगे ना, है डेसिमल के बाद वाली कितनी लें, 3 या 4 या 5 कुछ भी ले लीजिए, है जी, लिखना कंपलसरी है, नहीं जरूरी नहीं है, इतना लिख करके आप इसको सॉल्व करके भी आगे कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं, जरूरी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है लिखना। हाँ बेटा 2,98,276, ठीक है, चलेगा, चलेगा, 2,98,312 है, अगर आपका 276 और कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो चल जाएगा, हाँ चलेगा ना, कोई बात नहीं जी। आपका 298,315 आ रहा है, ये भी सही है, अच्छा है, चलेगा। 298,298,000 आ रहा है ना सबका, आगे अब 300 समथिंग जो भी आ रहा है या 200 समथिंग चल जाएगा, 2,98,300 समथिंग या 2,98,200 समथिंग, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, एक बार मैं भी थोड़ा सा
लिख दूं क्या यहां पे, जैसे ये आप लोगों ने लिख ही लिया है, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 लाख इज इक्वल टू पीएमटी मल्टीप्लाई एक बार इधर देखेंगे क्या सभी लोग, एक बार देखेंगे क्या इस तरफ, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अभी तो यही लिखा है 10 लाख पीएमटी इंटू, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपने सॉल्व करी होगी, ये जो मैंने भी सॉल्व करी, मैंने बहुत मेहनत करके सॉल्व करी इसकी वैल्यू, ये मेरी आई है 3.352। अब आगे भी 155097 मेरे में कैलकुलेटर, मतलब अगर पूरा बहुत जाए तो, बट 3 डिजिट ले लो, 4 लेनी हो 4, 5 लेनी हो 5 ले लो, 3.352 155 के बाद 16 कर देते हैं, 5 के बाद भी 5 है तो 16, 3.352 16। आप डेसिमल के बाद 3 भी ले लीजिए कोई बात नहीं। फिर पीएमटी कैसे निकलेगा बेटा, पीएमटी के लिए अब तो बड़ा आसान हो गया, क्या करोगे 10 लाख को डिवाइड बाई, बिल्कुल सही, डिवाइड बाई 3.35216 करें एक बार, अगर इसको 10 लाख था, 10 लाख 1 2 3 4 5, हाँ 10 लाख डिवाइड बाई 3.35216, ये हमारा भी 298,315 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये ठीक है 2,98,315। ये चेंजेस आप समझ रहे हैं ना क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये आप राउंड ऑफ जितना कम ज्यादा करोगे तो फर्क तो आएगा ही आंसर में ना, लेकिन वो चलेगा, वो सही है। और आप लोग ने ये जो वैल्यू निकाली, ये कैसे निकाली, शॉर्टकट हमने दोनों क्योंकि आपको सिखाया हुआ ना, इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको क्या शॉर्टकट से निकाली कि पूरा सॉल्व किया, शॉर्टकट आया था आपको समझ में, नहीं आया हो तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। दुनिया में जितने बच्चे देंगे उसमें 100 में 99 सॉल्व भी करके निकाल रहे होंगे। हाँ इतनी प्रेजेंटेशन काफी है, इतनी प्रेजेंटेशन काफी है। ये सॉल्व भी कर सकते हैं। एक बार शॉर्टकट फिर से समझा दूं क्या इसका, एक बार और समझा देता हूं। रेट कितने परसेंट था, मतलब क्या निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो एकदम से मैंने 3.35216 निकाला, ये कैसे निकाला, तो रेट कितने परसेंट था बेटा 15%, मतलब 15/100, मतलब जो भी आता है इसमें क्या प्लेस करते हैं, तो क्या आता है, अब कैलकुलेटर में क्या लिखना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई और इज इक्वल टू, या तो गिन के कितनी बार, टाइम कितना था 5 था, 5 ईयर्स, या तो 1 2 3 4 5 बार इज इक्वल टू गिन के दबा लो, या ऊपर जब 7 लिख जाए तब रुक जाओ, कुछ भी कर लो, एक ही चीज होगी 1 डिवाइड बाई 1.15 1 2 3 4 5। आप देखो 5 बार करा है तो ऊपर 7 ही लिख रहा है, या फिर वो 7 लिख लो, गिनो नहीं, फिर जीटी कर दो तो भी आपकी ये वैल्यू दिखाई दे रही होगी। 1 क्या किया 1 डिवाइड बाई 1.15 5 बार आपका ये इज इक्वल टू, और फिर अपन ने जीटी किया। और जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है वो ये पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक दूसरा कैलकुलेटर अगर आप ले सकें तो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से करना है या कुछ। सॉल्व भी करोगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगी आपके, घर पे सॉल्व भी आप कर लेना, हो जाएगा। इस वैल्यू को निकालने का एक और तरीका भी होता है। ये जो आपने 3.35216 निकाला, अब इधर देखिए, जो बच्चे कर रहे हैं बाद में करिएगा, इधर देखिए, इस वैल्यू को 3.35216 को निकालने का एक और तरीका भी होता है कि आप टेबल रेफर कर सकते हैं, टेबल में ये वैल्यू दी होगी। 99% आपको एग्जाम में टेबल दी होती है, अभी तक सारे एग्जाम्स में एफएम में दी हुई होती है, तो इसमें भी मैं मान रहा हूं कि देगा। तो ये जो टेबल आपको याद होगा, तो हमने लास्ट रन पे आपको टेबल ये वाली एक सिखाई थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ये जो टेबल है ये एन्युटी में नहीं लगती, ये टेबल कहलाती है पीवीआईएफ वाली टेबल। कौन सी टेबल है ये, और जो टेबल 2 होती है ये जो अगर देगा तो दोनों ही देगा, और 99% चांस है कि दे देगा आपको, क्वेश्चन के पेपर के आखिरी में वो ये टेबल्स दे देता है। ये जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देखो लिखा भी होगा ना एन्युटी, इसी को हम कहते हैं पीवीआईएफ ए वाली टेबल। अब इसमें कैसे देखेंगे, तरीका क्या है, कितने परसेंट पे देखना था आपको 15%। यहां पे देखिए ये रेट्स लिखे हैं,
परसेंट लिखे, कितने टाइम का देखना है, 5 ईयर, ये रहा ईयर्स लिखे ना, ये ईयर। तो हमको इसमें क्या देखना है, अब हमको इसमें रेट 15% और टाइम 5, तो रेट 15 पे 5 की वैल्यू ये है। क्योंकि टेबल दे देगा और अगर हमें टेबल देखनी नहीं आती तो भी हमारे लिए बेकार है वो टेबल, टेबल भी देखनी आनी चाहिए। तो टेबल से भी आप ये वैल्यू देख रहे हैं तो निकल आ रही है 3.3522। तो आपने 3 तरीके इस वैल्यू के सीख लिए। एक वो जो पूरा अपन ने लिखा था 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन, और इसका पूरे का डिवाइड बाई आर, उससे भी निकाल सकते हैं, या कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 1.15 5 बार इज इक्वल टू, और जीटी से भी कर सकते हैं, या ये टेबल हो तो आप टेबल भी रेफर कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है, इन टेबल पे जो रेट्स लिखे हुए हैं ये पूरे के पूरे रेट्स है। मतलब अगर मान लीजिए ब्याज का रेट होता है लेट्स से 15.3%, तो फिर ये टेबल नहीं काम आ सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टेबल तभी काम आ सकती है जब वो ब्याज का रेट डेसिमल में ना हो, है ना। तो आप देख रहे हैं ये टेबल में 5, 6, 7 यहां से शुरू होके 25 तक आमतौर पे दिया होता है ये, और ईयर्स भी आपको 15 दिए। और ये टेबल कब नहीं काम आ सकती, जब आपके पास जो एन हो वो 15 से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए एन 20 हो जाएगा, फिर ये टेबल नहीं काम आएगी। तो टेबल तभी काम आएगी जब टाइम पीरियड आपका 15 ईयर्स हो, 14 ईयर्स हो, 13 हो, और रेट आपके डेसिमल्स में ना हो। और अगर कभी रेट डेसिमल में आ गया या फिर टाइम 15 से ज्यादा कुछ हो गया तो ये टेबल नहीं रेफर हो सकती। कैलकुलेटर पे हो सकता है, वो दोनों फॉर्मूले से या कैलकुलेटर पे शॉर्टकट से उससे हो सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 298315 हम लोगों ने निकाल दिया। लोन कितना ले रहे थे इस क्वेश्चन में, जो जो पूछूं वो बताना। लोन कितना ले रहे थे, 10 लाख। कितने रेट पे ले रहे थे, 15%। कितने साल के ले रहे हैं, 5 साल। और हर साल हम कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, 2,98,315 या 312 या जो भी आपकी आए। इसमें ब्याज मिला होगा कि ब्याज अलग से देंगे, ब्याज मिला के, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर कभी कोई हमसे पूछ बैठे कि सर हमने 10 लाख का लोन लिया, 15% ब्याज पे लिया, तो सर 1 साल का ब्याज कितना हुआ पहले साल का, तो हम कहेंगे भाई 10 लाख का लोन लिया, केवल अगर ब्याज पूछ बैठे तो 10 लाख का लोन लिया 15% ब्याज पे, तो 1 साल का ब्याज होता है 1.5 लाख रुपए। 10 लाख का 15%, 10 लाख इंटू 15%, 1.5 लाख। और वो बंदा कह रहा है कि सर हमें पहले साल जो इंस्टॉलमेंट हमसे ली जा रही है वो ली जा रही है 298,312 या 315, और हमसे पूछ रहा है सर आप बताओ इसमें ब्याज कितना जुड़ा है, हम कहेंगे इसमें 1.5 लाख का ब्याज है। तो फिर ज्यादा क्यों ले रहे हैं वो, बाकी किस चीज का ले रहे हैं, बाकी प्रिंसिपल ले रहे हैं पहले साल में। इस जो ये इंस्टॉलमेंट है ना 298,312, जो भी कोई भी पकड़ लो एक फिगर, इसमें 1.5 लाख का ब्याज है, रेस्ट अमाउंट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। इसको कहते हैं लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये बेसिकली लोग गूगल पे निकालते हैं, लोन एमोर्टाइजेशन का कैलकुलेटर होता है, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग लोन पे आप चले जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बट ये मैनुअली भी कैलकुलेट हो सकता है। मतलब आप तो हर साल ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बात समझना बेटा, देखना, हर साल आप ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, आपका इतनी इंस्टॉलमेंट में पूरा लोन खत्म हो जाएगा, इसमें ब्याज भी जुड़ा है और प्रिंसिपल भी। अब अगर कोई हमसे बाइफरगेट करने के लिए कहे कि सर हर साल कितना ब्याज और कितना प्रिंसिपल, तो हम पहले साल का तो आसानी से बता रहे हैं कि पहले साल 10 लाख का लोन है, 15% का ब्याज है, तो 1.5 लाख का तुम्हारा ब्याज है। अब देखो 1.5 लाख का ब्याज है, और 1.5 लाख का ब्याज अगर तुम दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो तुम 298,312, 1.5 लाख का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितने का होगा, कैसे निकलेगा प्रिंसिपल, माइनस करके, यानी 298,312 में 1.5 लाख का तो ब्याज चला गया, 1,50,000 का, तो प्रिंसिपल बचा 148,312। क्या अगले साल भी 1.5 लाख का ब्याज होगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि अगले साल अब प्रिंसिपल कम हो गया। आप समझिए, हमने आपसे जो लोन लिया था
10 लाख का लिया था भाई साहब। पहले साल हमने आपको 148312 का प्रिंसिपल चुका दिया, 1.5 लाख का ब्याज भी दिया और 148312 का प्रिंसिपल दे दिया। टोटल हमने जो आपको आके 298312 दिया उसमें 1.5 लाख का ब्याज था, 148312 का प्रिंसिपल था। अब मेरा जो लोन बचा जो सेकेंड ईयर में 10 लाख के लोन में 148312 का प्रिंसिपल चला गया, तो लोन कितना आउटस्टैंडिंग है आप समझ रहे हो। एक तो ब्याज का फैक्टर तो दे दिया, ब्याज तो हर साल देना है। अगले साल ब्याज 10 लाख पे नहीं लगेगा, 10 लाख माइनस 148312 हमने आपको चुका दिया ना, जरा करना 10 लाख माइनस 148312, इतना प्रिंसिपल अभी आउटस्टैंडिंग बचा है। सेकेंड ईयर पे ये जो निकला है ना 851688, इसका 15% ब्याज है। कभी अगर हम लोग को बाइफरगेट करना होता है ना कि कितना ब्याज दे रहे हैं, भाई वो तो बता देगा, उसको कहेगा बैंक क्या आप काहे टेंशन ले रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट चुकाते रहो सब चुक जाएगा। बट अपन बनिया लोग हैं, अपन को सब कैलकुलेट करना होता है। ज्यादा पढ़े लिखे होने की दिक्कत भी होती है। कई बार कुछ लोग हमको समझाने आते हैं, सर ये कर लीजिए ये हो जाएगा, सर ऐसी जमा कर दीजिए आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। हमने इधर आओ 5 मिनट तुम बैठो, हमने कहा ये देखो इस पे ये ईल्ड निकल रही है 5.57 की, वो भी चक्कर आता है, कह रहा अरे नहीं सर इतना, हमने कहा देखो कैलकुलेट करो आता हो तुमको, तो 5.7 की आप ईल्ड दे रहे हो हमको, इससे बड़ी हम टर्म इंश्योरेंस ना ले ले। हमने कहानी किसी और को समझाओ, गलत जगह आया हो तो। हाँ कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा हम तो आप भेज देंगे, वो एक अलग इशू है। ये आप समझ पाए सेकेंड ईयर का ब्याज कैसे निकलेगा। सेकेंड ईयर का ब्याज ये 815 जो बचा है ना आपका प्रिंसिपल 815688, इसका 15% यानी 127753। अब सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट बैंक आपसे यही ले रहा है 298312, इंस्टॉलमेंट तो इतनी चुकानी पड़ेगी। इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ है 127753, यानी प्रिंसिपल कितना आप दे रहे हो सेकेंड ईयर में, कितना प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हो 298312 माइनस ब्याज 127753। तो इस 298312 में प्रिंसिपल है 170559। सेकेंड ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचेगा आपका, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग था, उसके बाद आपने 170559 का प्रिंसिपल चुका दिया, तो कितना रिमेनिंग प्रिंसिपल बचेगा। बात समझ में आ गई आपको। आप देखिए तो इसमें क्या होता है ना, इस तरीके में हमेशा जितनी भी ईएमआईज होती हैं उनमें क्या होता है ईएमआई का कंपोनेंट सेम होता है, बट जब आप बाइफरगेट करते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो आप ये पाओगे कि इनिशियल ईयर में इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कम ही रीपे हो रहा होता है। पहले इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा होता है, प्रिंसिपल कम हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे करते हुए इंटरेस्ट कम होता है और प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है रीपेमेंट। अब देखो इंटरेस्ट धीमे धीमे करके पहले ज्यादा था, फिर थोड़ा उससे कम हुआ, फिर इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्यों कम हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है। क्योंकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम होता जा रहा है। न्यू सिलेबस में हो सकता है लोन एमोर्टाइजेशन का शेड्यूल बनाने को आ जाए, कुछ नहीं करना है, यही टेबल बनानी है और अमाउंट्स मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। हो सकता है आ जाए और नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। चलें आगे चलें आप अगले में। अभी इसका थ्योरी पढ़ लें एक बार, ऊपर से बची थी ना, डिटरमाइनिंग द लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब पढ़िएगा, मोस्ट लोन्स आर रीपेड इन इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। यही होता है मार्केट में, आप जो लोन लेके आते हैं आमतौर पे वो क्या करता है उसकी इंस्टॉलमेंट बना देता है, ज्यादातर केसेस में ईएमआई बना देता है। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मे बी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वो कैसे निकाल रहा होता है, वो ऐसे ही तो निकाल रहा होता है इसी फॉर्मूले से। तो आप ईएमआई भी अब कैलकुलेट करना सीख गए हैं। विच कवर, जिसमें ईएमआई में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि प्रिंसिपल होता है कि दोनों होते हैं, दोनों। विच कवर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। Such loans are referred to as amortized loan. ऐसे लोन्स को हम amortized loan बोलते हैं, जिसका हम amortization schedule बनाते हैं। For an amortized loan, we would like to know, हमें ये पता करना है, हमें जानना है कि कितनी periodic installment payment होगी। जो इस क्वेश्चन में हमने निकाली थी 298312 की या 315 की, कितनी periodic installment payment होगी, और क्या होगा loan amortization schedule, यानी जिसमें हम शो कर रहे होंगे ब्रेकअप कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में कितना ब्याज और कितना कंपोनेंट प्रिंसिपल का है, इंटरेस्ट का क्या कंपोनेंट है और प्रिंसिपल के रीपेमेंट का क्या कंपोनेंट है, जिसके लिए इन्होंने एग्जांपल लिया था वो आपने देखा। और फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखा आपने, जिसमें अब ये लाइन पढ़ो, आपको देखो समझ में आ रही है। द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज लार्जर फॉर ईयर 1, पहले साल के लिए ब्याज ज्यादा है,
एंड प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे क्या होगा, लोन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो ब्याज कम होता जाएगा। और सर कहां पे यूज हो सकता है? वैसे तो इतने से आपका काम हो जाएगा क्योंकि हर जगह वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक आधा और देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग द पीरियोडिक विड्रॉल। सर मतलब देखो, पीरियोडिक विड्रॉल का मतलब क्या है, आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, अच्छा उससे समझ में आ जाएगा। सपोज योर फादर डिपॉजिट्स ₹3 लाख ऑन रिटायरमेंट इन ए बैंक विच पेज 10% एनुअल इंटरेस्ट। मान लीजिए कह रहे हैं आपके पापा या घर पे कोई भी, वो कहीं से रिटायर हुए और रिटायरमेंट में उनको 3 लाख रुपए मिले। कितने रुपए मिले? आज उनका मान लो रिटायरमेंट है और जहां से रिटायर हुए उसने 3 लाख रुपए, वो होता है ना प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेचुइटी का जो भी, तो उसने 3 लाख रुपए दे दिए। आपके पापा ने क्या किया, उस 3 लाख रुपए को एक बैंक में जमा कर दिया और वो बैंक ब्याज देता है कितने रुपए का? 10% सालाना एनुअल इंटरेस्ट। हाउ मच कैन बी विड्रॉन एनुअली? हाउ मच आपके पापा विड्रॉ कर सकते हैं एनुअली फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर? तो यानी पूछ क्या रहा है, कितना हर साल निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूले में पी पूछ रहा है कि पीएमटी पूछ रहा है, कितना हर साल निकाल सकते हैं पीएमटी। कितना जमा किया? 3 लाख। ये 3 लाख क्या है फॉर्मूले में? पी है। कर सकते हो यस और नो? पक्का है? करो, अभी करो, कर लो, खत्म करो। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, हम लोग इनका नहीं देखते, अपना करते हैं ना। फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या? P इज इक्वल टू पी एम टी मल्टीप्लाई 1 - 1/1 प्लस R/N। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ आ गया आंसर, ये है, देखो ये 48819 आपका इसके लमसम आ रहा है, चलेगा। वेरी गुड। अपॉन आर। अब जो 3 लाख है ये पी दिया है, पीएमटी पूछ रहे हैं, और इंटू 1 - 1/1 प्लस रेट आपका जो था वो 10% था, यानी 0.1 हो जाएगा 10/100 का मतलब। और एनुअली है और टाइम है 10 साल का, यानी पावर 10 अपॉन, एक बार आर और करना है, यहां जगह नहीं, यहां लिख दूं, अपॉन 0, यहां लिख दे रहा हूं, चलो याद रखना 0.1 से एक बार और डिवाइड है। 48820 देखिए आ गया। बताइए सब लोग सॉल्व कर लेंगे इसको? कर लेंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। ये दोबारा ऐसे लिख दे रहा हूं, उधर थोड़ा गंदा लग रहा है ना, इधर लिख देता हूं। वो एक ही चीज मैंने 2 बार लिखी, अब 2 बार ना लिखा, मैंने उधर ये वाला डिलीट कर देता हूं ना, ये रेस कर दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है बेटा। ये वैल्यू जो आएगी आप सॉल्व करिएगा, 6.144567 आ रही है। मैं डेसिमल के बाद 5 डिजिट ले रहा हूं, तो 6.1445, और उसके बाद 6 7 है तो 5 6 है, और 6 का 7 है तो 7 कर देता हूं। 6 7 है ना, 6 के बाद 7 है तो इसलिए 6 ना लेके 7 लिया। 6.14457। बस अब आपको क्या करना होगा पीएमटी के लिए बताओ? डिवाइड 3 लाख अपॉन 6.14457।
48,823.4 यानी 24 कर दीजिए राउंड ऑफ करके। और अगर आपका 2-4 रुपए कुछ अलग भी आ रहे हैं तो चलेगा। 48,824 मेरा आ रहा है, इन्होंने दिया हुआ है 48,819, तो इनका भी मैं सही मान रहा हूं, अपना भी सही मान रहा हूं, क्योंकि इन्होंने डेसिमल पास केवल 4 डिजिट लिए हैं, 3 डिजिट बल्कि लिए, मैंने ज्यादा ले ली। आप भी 3 ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। यही फिगर जो है ना, ये 6 पॉइंट, ये जो आपने निकाली है 14457, ये टेबल से भी निकल सकती है। सोचो, क्या इंटरेस्ट डेसिमल में तो नहीं है? नहीं है, 10% है, और टाइम 15 साल तक का है हमारी टेबल में। टाइम यहां कितना है? 10 ईयर, तो निकल सकती है टेबल से। 10% पे 10 ईयर्स। चेक करिए, क्या यही होती है 6.14457 जो है, क्या ये होती है? बार चेक कर लें। हाँ, अगर टेबल दी हो तो फिर आप नोट डाल दीजिएगा कि बाई रेफरिंग present value interest factor of annuity table, we will get a value at 10% for 10 years. 10% 10 years कितनी? 6.1446। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये जब आप लिखोगे ना, तो ये कैसे बनता है? PVIFA R, N होता है ना, ये ऐसा होता है। PVIFA नीचे R, N। अब R कितना है आपका इसमें? 10, तो 10 कॉमा या 10% लिख दो, छोटा छोटा 10% कॉमा n कितना है? 10। इतना भी आप लिख दोगे कि उसके बाद लिख देना, टेबल से पता चलती है कि ये वैल्यू 6.1446 है। अगर टेबल दी हो, ना दी हो तो फिर आपको ये सब लिखना नहीं, आप इतना करके कैलकुलेट करना और बस फिर उसके बाद ये सॉल्व करके देना कि ये आता है। कौन सा क्वेश्चन किया हम लोगों ने? ये डी वाला ना, आ गया ना सबको? चलो ई देखें, एक आधा और देख लेते हैं। चलो, आपको मजा आ रही है इसको करने में? अच्छा लग रहा है? खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फाइंडिंग द इंटरेस्ट रेट। अब आप सोचो इसमें क्या क्या दिया होगा और क्या पूछ रहा होगा? हेडिंग से बताओ। इंटरेस्ट रेट यानी आर पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया होगा? पी दे देगा, पीएमटी दे देगा, एन दे देगा, और आर पूछ लेगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। Let us assume that someone offers you the following financial contract. किसी ने आपको ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया? उसने कहा इफ यू डिपॉजिट ₹10,000, अगर आप आज कितने जमा कर दो कहीं पे? 10,000 विथ हिम, उसके पास जमा कर दो, ही प्रोमिसेस टू पे 2,500 एनुअली फॉर 6 ईयर। तो कह रहे सर, आज आप हमको 10,000 रुपए देंगे तो हम आपको अगले 6 साल तक हर साल 2,500 देंगे। यानी हमारे फॉर्मूले में ये 2,500 क्या है? पीएमटी है, और 10,000 क्या है? पी, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, और एन जो है वो 6 ईयर है। पूछ क्या रहे हैं? इंटरेस्ट रेट, व्हाट इंटरेस्ट रेट डू यू अर्न ऑन दिस डिपॉजिट। यानी आर आपसे पूछ रहे हैं, फिर कैलकुलेशन इनका नहीं देखी, अपना कर लीजिए। इतना क्वेश्चन है बस, जरा सा करिए। मैं भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। P is equal to PMT multiply 1 minus 1 upon 1 plus R की पावर n upon R, जिसमें जो जो दिया है आपको P दिया है 10,000 इज इक्वल टू PMT भी दिया है 2,500 का। और मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए रेट पूछ रहा है तो आर पूछ रहा है, आर को आर ही लिखा रहने देते हैं, और टाइम उसने आपको कितना दे दिया? 6
अपॉन आर। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं फॉर्मूला ही लिखा और कुछ किया नहीं। अच्छा ये 2500 इधर आ जाएगा तो 10,000 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। 10,000 अपॉन 2500 करके बताओ कितना होता है, 4। मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं कि पहले लिखूं 25 10,000 लिख दूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यानी अगली स्टेप जो हो जाएगी वो जाएगी 4 इज इक्वल टू, सुनो मेरी बात सुनो प्यारे, यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसको सॉल्व कैसे करोगे, पावर 6 है आर बीच में, टेबल दी होगी। यानी ये जो पोर्शन है, इधर देखना, 1 सेकंड का काम है, ये जो पोर्शन है ये है, ये जो ब्रैकेट का पोर्शन है इसको हम थोड़ी ना खोलने वाले हैं, इसको नहीं खोलेंगे, हम इसको जगह लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का, जिसपे आर हमें नहीं पता तो आर को आर ही लिख देंगे, कॉमा टाइम पता है 6। अब क्या करेंगे, हम टेबल देखेंगे 6 साल वाली एन्युटी वाली टेबल, 6 ईयर से शुरू करेंगे कि 6 ईयर्स में कहां पे करीब 4 आ जाता है, 4 आ जाए या 3.99 समथिंग आ जाए या 4.01, 4 के लमसम कहां आ जाता है, हम कह देंगे आर उतने परसेंट होगा लमसम। आपको टेबल दी होगी तो क्या करें, इतना नोट करो फिर टेबल पे चलेंगे, इतना आप पहले नोट कर लो, इतना आपने नोट कर लिया। अब टेबल पे एक बार चलते हैं, टेबल पे क्या देखने वाले हैं सर हम लोग, 6वें साल में 4 कहां पे आता है, 6th ईयर में 4 कहां पे आता है, ये वाली टेबल देखना, एन्युटी वाली टेबल देख रहे हैं बेटा। और सर क्या देख रहे हो आप बेटा, 6th ईयर, ये देखा आपको 6th ईयर। अब 6th ईयर में एक एक ये देखता जा रहा हूं, इसमें मैं देख रहा हूं कि लमसम 4 कहां पे आ रहा है, लमसम 4 के बहुत नजदीक कुछ कहीं दिख रहा होगा, कौन सा फिगर है, 3.99 वाली फिगर सबसे नजदीक है, ये वाली 6th ईयर में ये फिगर 3 पॉइंट दिख रही कि नहीं, थोड़ा बड़ा करें, 6th ईयर में ये जो येलो से है 3.9975 वाली फिगर सबसे नजदीक है, इसमें इसके आगे आप यहां देख लेना कि कौन सा रेट है, इसके आगे रेट कौन सा है, तो आंसर है 13%। ज्यादा एक्यूरेट ये थोड़ी ना है, आप 4 से डिफरेंस निकालो, 4 से जिसका कम डिफरेंस होगा, 4 माइनस ये करो, 4 माइनस ये करो, ज्यादा एक्यूरेट आपको पता चल जाएगी क्या, जिसमें कम डिफरेंस होगा, कम वेरिएशन होगा, वो 4 के नजदीक है। आपके जीवन में 2 लोग हैं, कोई आपके ज्यादा नजदीक होगा, कोई कम, ये इसमें से आपको ढूंढना है कौन नजदीक ज्यादा है। 3.99 itself is a force यार, 3.99 बोल रहे हैं ना, तो कितने परसेंट, 13 की 12, 13। तो ये यूज होता है आपका टेबल का। तो अपन ने यहां तक जैसे निकाला, कहां गया ये पुराने का था, ठीक है, हाँ ये अपने निकाला, फिर लिख देंगे बाय रेफरिंग टेबल वी गेट कितने परसेंट, एक लाइन लिख देंगे। इन्होंने भी देखो यही किया है, क्योंकि ये भी कैसे सॉल्व करेंगे, इन्होंने भी यही किया है, यहां तक निकाला 4 आया, ये परसेंट नहीं है, परसेंट थोड़ी ना आया, ये तो 4 फिगर आएगी, परसेंट हटा दो इसमें से, रेट थोड़ी ना आ गया 4%, अभी तो 4 पीवीआईएफ आया है, पीवीआईएफ ए मतलब। अब कह रहे हैं लुक एट दी टेबल, पीवीआईएफ ए की टेबल, आप भी यही लिख देना लाइन, लुक एट दी पीवीआईएफ ए टेबल एंड रेड द रो करस्पॉन्डिंग टू 6 ईयर, 6वें साल वाली रो पढ़ो, कब तक, अंटिल यू फाइंड अ वैल्यू क्लोज टू 4,
जब तक आपको वैल्यू क्लोज टू 4 नहीं मिल जाती। क्लोज टू 4 में कह रहे हैं डूइंग सो यू फाइंड आउट। अब ये कह रहे हैं डूइंग सो हमें पता चला 12 पे इतनी है, 14 पे इतनी है, हम 12 14 क्यों ही लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 13% पे इतनी है इसलिए 13%। आंसर जब 13 पे दिख रहा है तो हम फालतू की झंझट काहे करेंगे कि 12 पे इतनी 14 पे इतनी। तो कह रहा है 12 पे इतनी होती है 14 पे इतनी होती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे 4 होगा इसलिए 13। और जब 13 हमको नहीं देगा तब तो हम ये करें कि 12 पे इतनी 14 पे इतनी, इन दोनों के बीच में 13। और टेबल में अगर 13 की वैल्यू हमको बताया 3.99 तो हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, हम तो ना एग्जाम में ये लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस 13 पे 3.99 जो भी फिगर थी 7 समथिंग वो होती है यानी अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर, इसलिए 13% आंसर है बाय रेफरिंग पीवीआईएफए टेबल। समझ गए बात को? बोलो हाँ या ना। ये है आपका एक और टेबल का काम, ठीक है। बस ये खत्म हो गया है। एक इन्होंने और समझा देता हूं, वैल्यू ऑफ इनफ्रीक्वेंट एन्यूटी, ये और समझा देता हूं, इजी है, आपको समझा दूंगा, करने के लिए आपको दे दूंगा घर से। इसमें क्या है मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, राजन विल रिसीव एन एन्यूटी ऑफ 50,000 रुपीज। एन्यूटी 50,000 मिलेगी, पेबल वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार 50,000। अभी तक क्या हो रहा था जितने क्वेश्चन थे, अच्छा ये पहले तो ये पीएमटी है कि ये पी है? एन्यूटी मिलेगी इतनी हर 2 साल में एक बार, हर साल पीएमटी है, ये पीएमटी है, ठीक है ना। अभी तक क्या था, जितने भी पीएमटी थे वो या तो हर साल मिल रहे थे या हर महीने थे या हर क्वार्टर थे। अब यहां ने इन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा कर दिया कि हर 2 साल में, यानी आज हमें लेट से 2 साल बाद 50,000 मिले, फिर 2 साल बाद फिर 50,000 मिले, फिर 2 साल बाद 50, जितने टाइम भी बोले होगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं इनफ्रीक्वेंट एन्यूटी। इनफ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट होती है यानी हर साल होती, इनफ्रीक्वेंट मतलब टाइम फ्रेम 1 साल से ज्यादा में मिल रहा है, आपको हर साल नहीं मिल रहा है, 2-2 साल में मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूं। राजन विल रिसीव एन एन्यूटी ऑफ 50,000 पेबल वंस एवरी 2 ईयर, पेमेंट विल स्ट्रेच आउट ओवर 30 साल। और ये पेमेंट कितने टाइम तक मिलता रहेगा, 30 साल। लेकिन अब सोचो हर 2 साल में एक बार पैसा मिल रहा है, 30 साल में कितनी बार मिलेगा, 15 बार, यानी जब तुम एन लोगे तो 15 लोगे। आप समझ पाए, जो टाइम पीरियड होगा वो 15 हो गया, 15 ही बार तो आपको पैसा मिलेगा, हर 2-2 साल में मिल रहा है 30 साल तक, तो 15 बार मिला। फर्स्ट पेमेंट कब मिलेगा सर, फर्स्ट पेमेंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, वेरी गुड। एनुअल इंटरेस्ट रेट है 8%। अब बात समझो, अभी तक क्या होता था, आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया होता था 8%, और अगर मंथली पैसा मिल रहा होता तो आप डिवाइड बाई 12 कर देते थे, क्वार्टरली मिल रहा होता था, आप समझ रहे हो, डिवाइड बाई 4 कर देते थे, हाफ ईयरली मिल रहा होता तो डिवाइड बाई 2, एनुअली मिल रहा होता तो 80 पकड़ लेते थे। बट यहां तो 2 साल में मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, अगर 8% 1 साल का है तो 2 साल का 16 नहीं। अब सुनो यहां पे थोड़ी सी ट्रिक है, 16 नहीं होगा सर, 16 क्यों नहीं होगा, अगर 8 1 साल का है तो 2 साल का 16 नहीं भाई, क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। हमने मान लो कहीं यहां 100 रुपए जमा करे, सोचना आज 100 रुपए कहीं जमा करे 8% ब्याज पे, तो पहले साल 100 रुपए का 8% ब्याज मिलेगा 8 रुपए, दूसरे साल 108 रुपए का 8% ब्याज मिलेगा। जरा 108 रुपए का 8% तो बच्चा निकाल पाएगा, 108 रुपए का 8%, 108 का 8%, दूसरे साल 8.64, पहले साल 8 रुपए का ब्याज होगा, दूसरे साल 8.64, 8 प्लस 8.64 करो, 8 पहले साल 8 रुपए का ब्याज, दूसरे साल 8.64, यानी जब ब्याज का रेट उठाएंगे हम जब आर उठाएंगे तो हम 16.64 उठाएंगे। सर कैसे आर निकाले, एक बार और समझाओ। अभी आपको एक फॉर्मूला भी समझा दूंगा, लेकिन पहले मैंने आपको लॉजिक समझाया। 100 रुपए कहीं जमा करता हूं 8% ब्याज पे, तो पहले साल 100 रुपए का 8% ब्याज 8 रुपए मिलेगा, अगले साल 108 रुपए का 8% ब्याज मिलेगा। 100 रुपए जो जमा किए थे वो 8 रुपए का ब्याज पे भी तो ब्याज मिलता है, यही तो कंपाउंडिंग होती है ना। तो यानी अगले साल 108 का 8% यानी 8.64, तो हमें जो टोटल 2 साल में ब्याज मिलेगा, पहले साल 8 रुपए, दूसरे साल 8.64 यानी 16.64। तो इंटरेस्ट रेट हम 8% इंटू 2 16 नहीं उठाते। जब एक से ज्यादा साल की कंपाउंडिंग होती है ना, तो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता, हाफ ईयरली होता तो हम डिवाइड बाई 2 करके 4% कर देते, मंथली होता तो 8% को डिवाइड बाई 12 कर देते। बट एक साल जब ज्यादा है तो आप कह रहे 2 साल है 8 इंटू 2 कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। रेट कितना उठाएंगे 16.64। सर इसको ऐसे ही निकालेंगे, कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करते हैं, जैसे 8% है ना, तो 8% को अपन कैसे शो करेंगे, ऐसे शो कर देंगे, यहां लिखते रहे 8% मतलब सब लोग समझते हो ना, 8/100 यानी 0.08, 1 प्लस कर दो 1.08, यानी इसको 2 साल है तो क्या करना 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 करो, जो भी आए इसमें से -1 करना,
और जो भी आए मल्टीप्लाई 100 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट क्या करे सर आपने जो लिखा बस यही करो, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 माइनस 1 इंटू 100, तो ब्याज जो हम लेंगे वो 16.64 का लेंगे। इंटू 100 लिखो या ना लिखो बाद में, केवल मल्टीप्लाई कर देना। आप फॉर्मूले में इंटू 100 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मतलब अगर आप 1.08 इंटू 1.08 माइनस 1 लिख दोगे इज इक्वल टू 16.64%, तो इंटू 100 डीम्ड होता है कि हाँ मल्टीप्लाई किया होगा। और अगर ये भी भूल जाना तो फिर वो जो सिखा दिया वो लिख देना कि 100 रुपए पे, वही लिख देना कि 100 रुपए पहले साल का 8% ब्याज यानी 8 रुपए, दूसरे साल 108 का 8% यानी 8.64, यानी 2 साल का ब्याज हो गया 16.64, हेंस वी विल टेक इंटरेस्ट रेट ऑफ 16.64। ठीक है ना? ठीक है सर, फिर और तो बेटा क्या बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं, बस पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फॉर्मूले में चीजें पुट करा दूंगा, सॉल्व आप कर लोगे घर पे। फॉर्मूले में चीजें कैसे पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। चलो मैं कहां लिखूं, यहां लिखूं, ये है जगह। हाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला था P इज इक्वल टू PMT मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R की पावर N अपॉन R। अब जिसमें क्या क्या है मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन कहां गया? राजन विल रिसीव 50,000 एन्युटी मिलेगी, तो 50,000 PMT आपने कहा था दिया है, तो P निकालना है, PMT 50,000 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेट। अब देखो रेट आपने कितना निकाला, कितना वाला पकड़ो, 16.64, लेकिन ये परसेंट है तो डिवाइड बाय 100, 16.64 डिवाइड बाय 100 यानी 0.1664, समझ गए ना? 16.64 का डिवाइड बाय 100। और एन क्या 30 साल पकड़ोगे, 15 पकड़ोगे, क्योंकि हर 2 साल में मिलेगा तो एन 15 बारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, 15 अपॉन 0.1664। बताओ अब आप सॉल्व कर लोगे, जो सॉल्व करोगे जो पी आएगा वो तुम्हारा आंसर, खत्म, आ गया। बाकी सॉल्व कर लेना घर पे, कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम से कर लेना। मेन इसमें ये था, देखो अब तो कर ही लेगा हर बच्चा, मेन ये था कि इसमें ये टाइम पीरियड 30 साल की जगह हमने 15 क्यों उठाया, ये समझ में आ जाए बच्चे को, और इंटरेस्ट का रेट 16.664 कैसे लिया हमने वो समझ में आ जाए बच्चे को। आ गई बात समझ में? पक्का? इसके बाद ये इक्वेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू एन्युटीज, ये नहीं करना है आपको, ठीक है? ये और क्या होमवर्क दे रहे हैं, ये नहीं करने का। इलस्ट्रेशन 14 कर लेना, ये एक होमवर्क है आपका। 15 कर लेना, बस ये दो आप करके आना, ठीक है? चलो थैंक यू।